हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लाइट के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने के लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल कैरेक्टर को दिखाता है। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। ये पूरा फिगर हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एक मेटल की प्लेट यहाँ रखी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल को इससे जोड़ रखा है और यहाँ पे एक डिटेक्टर है। दिस वन इज डिटेक्टर। डिटेक्टर प्लेट है जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे लगा हुआ है और एक बीम ऑफ लाइट मेटल की प्लेट पे आके स्ट्राइक करती है और द मोमेंट दैट beam of light strikes on the metal surface से इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम इजेक्ट होता है जो कैथोड से एनोड की तरफ यानी नेगेटिव टर्मिनल से यानी मेटल की प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, जो कि डिटेक्टर है और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है कि हाँ ये हमारे पास आए, जिसकी वजह से यहाँ अमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, करंट का फ्लो होता है। तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। That means ejection of electron when a beam of light of appropriate wavelength falls on the surface of metal is called as photoelectric effect। जब एक appropriate wavelength का light metal की surface पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इस फिनोमेना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन एंड पूरा सेटअप, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड एज सून एज light of certain minimum frequency falls on the metal surface, and ejected electrons are known as photoelectrons, and the current due to these photoelectrons is known as photoelectric current, right। कुछ और important key points पढ़ते हैं related to photoelectric effect। पहला है electrons are rejected as soon as light falls on the metal surface, that is there is no time lag। जिस मोमेंट पे लाइट गिरती है मेटल के सरफेस पे उसी मोमेंट पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, कोई टाइम लैग नहीं होता। नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा फोटॉन्स हैं, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट की उतनी ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे। ऑब्वियस बात है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इंटरैक्शन 1 to 1 होता है। एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो यदि इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे मेटल की सरफेस पे, और अगर ज़्यादा फोटोन गिरे मेटल की सरफेस पे तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और यदि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो होगी एक्सटर्नल सर्किट में, राइट। तो वही बात यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है। Number of emitted photoelectrons are directly proportional to intensity of incident light, but remember it is independent of frequency। frequency और wavelength से नहीं लेना देना है। Number of photoelectrons emitted is always going to be directly proportional to intensity of light, means more be the number of photons falling on the surface। या ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करते, बट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, राइट। Next point is, for every metal there is a certain minimum frequency required which is called a threshold frequency to cause photoelectric effect। photoelectric effect दिखाने के लिए certain minimum energy का फोटोन गिरना चाहिए, और उस certain minimum energy के फोटोन के corresponding जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर या उससे अधिक हुई तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
इसी बात को मैं यूँ लिख सकता हूँ, न्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, और 1 अपॉन लैम्डा, आई मीन सी अपॉन लैम्डा इज़ ग्रेटर देन सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो सी और सी को कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन लैम्डा is greater than or equal to lambda naught, that means lambda is less than or equal to lambda naught, यानी threshold wavelength जो होगी, this is going to be the maximum wavelength required for photoelectric emission, यानी lambda का वैल्यू इंसिडेंट लाइट के लिए लैम्डा का वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे h से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एच न्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन विच आर फॉलिंग विच आर कमिंग फ्रॉम इंसिडेंट लाइट, तो फोटोन की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच न्यू नॉट, और इसी एच न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे या थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी गिरने वाली इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होनी चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, और इन्हीं दोनों का कंक्लूजन है कि एवरी मेटल हैज़ a characteristic property called as work function और threshold energy, उतनी एनर्जी का फोटोन उस पर गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ऐसे भी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो जितने फोर्स से न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम उतना फोर्स या उतनी एनर्जी का फोटोन तो देना पड़ेगा ना, ताकि वो फोटोन की एनर्जी से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है वो ख़त्म हो जाए और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल आए। इज दैट क्लियर? तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। एंड वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, इसीलिए कहते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, दे हैव मोर टेंडेंसी टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो सोलर सेल आपने देखा होगा, उसका जो पैनल होता है जिस पे लाइट गिरती है और करंट फ्लो करती है, तो जो पैनल होता है वो इन्हीं मेटल से मिलकर बनता है। बिकॉज मेटल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड अप हो न्यूक्लियस से। यदि टाइटली हेल्ड अप होगा तो सनलाइट से आने वाले फोटॉन से उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोस्ट कॉमनली वो मेटल यूज़ किए जाते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यानी जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये ऐसे मेटल होते हैं जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, जिनकी आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होता है, इसीलिए ये सोलर सेल के पैनल बनाने में काम में आते हैं। राइट। वर्क फंक्शन को इन जनरल हम लोग W या phi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो इंसिडेंट एनर्जी है इफ़ एच न्यू इज़ greater than or equal to phi, then photoelectric effect will take place. And if h nu is less than phi, no photoelectric effect. यानी जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट फोटॉन होते हैं उनकी एनर्जी फाई से या W से अधिक होने के बावजूद भी फोटो करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं दिखता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर
इंसिडेंट लाइट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक हुआ तो इस बात की गारंटी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही। मेनी टाइम्स द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन loses their energy during collisions and they do not reach on the detector plate। यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और अगर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि अगर इंसिडेंट लाइट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इस बात की गारंटी है तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एनर्जी अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। लाइक hν एनर्जी से फोटोन टकराया, वो पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया। तो जितनी एनर्जी फोटोन द्वारा मेटल को दी गई उसमें से कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को मेटल से मुक्त करने में, और यदि फिर भी एनर्जी बच गई जो बचनी चाहिए, जो कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी ले करके फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन must be equal to energy of incident light or incident photon minus energy required to remove electron, और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हो गई hν माइनस W वर्क फंक्शन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम तो ज़ीरो रह जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो जो निकलेगा दैट विल कैरी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन, उन दोनों का अंतर हो गया। या फिर this is called Einstein's equation। This is called Einstein equation as Einstein has got the Nobel Prize for that photoelectric effect। ये पूरा फिनोमेना उन्होंने समझाया था, लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को समझाया था, जिसकी वजह से उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब के मैक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² इज इक्वल टू hν माइनस W। यहाँ भी v मैक्स लिख सकता हूँ मैं, ये भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, या सिंपली hν माइनस hν0, और यू कैन यूज़ hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट। जिस तरह से क्वेश्चन में डेटा दिया हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसे लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, एंड लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इस तरह से इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, राइट। अगर कभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड में ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस इक्वेशन का हेल्प लिया मैंने, के मैक्स इज इक्वल hν माइनस hν0, y इज इक्वल mx प्लस c से कंपेयर कर दिया तो m आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू h, यहाँ से आप प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जिस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्स ज़ीरो हो जाएगा उस समय आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स यहाँ ज़ीरो है, तो यहाँ पे hν और hν0 बराबर हो गया, यानी न्यू की वैल्यू न्यू0 के बराबर होगी। तो ये जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो देख सकते हैं न्यू0 के बराबर है, एंड y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट एक्चुअली y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि न्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई,
यदि न्यू की वैल्यू 0 हो गई तो के ई मैक्स इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट पे। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना हो, साइन को इग्नोर करूं, तो ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट की, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा ये। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करके प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या जो भी और कुछ डेटा निकालना हो निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल होता है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को रोकता है। मतलब ये हुआ कि ये मेटल का सरफेस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के इधर की तरफ आ रहे थे डिटेक्टर प्लेट की तरफ, जो कि कभी पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड थी। अब अगर हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, अगर नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे तो दिस नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ा दो कि एक भी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर प्लेट तक ना पहुंचे, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। यानी इट इज़ द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू अप्लाई on the detector plate such that no electron is reaching on detector plate। जब तक डिटेक्टर प्लेट पे कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है इस बात का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ये क्या होता है, दिस इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। अगर मैं डिटेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे मेंटेन करूं, पहले पॉजिटिव पे था, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो एब्जॉर्ब हो रहा था, एक्सेलरेट होके आ रहा था। लेकिन अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे मेंटेन करते हैं, इन दैट सिचुएशन जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, उस पर रिपल्सन लगेगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे दें, डिटेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, इतना ज़्यादा पोटेंशियल दे दें कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। यानी potential required to stop the ejection of photoelectron from a metal surface। यानी अब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वो लेके आएगा वो एनर्जी रिपल्सिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन कोई भी डिटेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि मैथमेटिकली समझना हो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट मान लें, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया EV नॉट, और यही EV नॉट काइनेटिक एनर्जी को खा जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो था वो EV नॉट के बराबर हो गया। अब अगर आइंस्टीन इक्वेशन में मैं डेटा रख दूं तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल सकता है। ठीक है, तो कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में कर्व ड्रॉ करना पड़े तो कुछ इस प्रकार का आएगा। इसी इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख लिया, न्यू नॉट इज इक्वल एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो स्लोप अगर मैं इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दूं तो इसका स्लोप निकल आएगा, एंड स्लोप इज गोइंग टू बी h अपॉन ई, राइट, और इंटरसेप्ट हो जाएगा h न्यू नॉट अपॉन ई। तो कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यू शुड राइट इट इज गोइंग टू बी h अपॉन ई। क्लियर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के दौरान एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, सैचुरेशन करंट। Saturation current is the maximum quantity of photoelectric current। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट कब ऑब्जर्व होगी, जब सारे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर की प्लेट तक पहुंच जाएं। यदि कुछ बीच में ही रुक गए तो वो इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, करंट का क्वांटिटी कम हो जाए। तो when all the ejected photo electrons reaches to the detector plate, the quantity of current observed is called as saturation current। डिटेक्टर प्लेट क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती है, इसलिए जैसे जैसे आप डिटेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगी, और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर प्लेट तक पहुंचते जाएंगे, और जिस समय डिटेक्टर प्लेट पे आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, उस समय जितना मैग्नीट्यूड करंट का फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। यानी उससे ज़्यादा करंट अब फ्लो नहीं होगा। इवन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ डिटेक्टर प्लेट, नो मोर इलेक्ट्रॉन इज देयर टू कम ऑन द प्लेट। इसीलिए
यहाँ पे देखिए सैचुरेशन करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया है। दिस इज गोइंग टू बी सैचुरेशन करंट। ये अलग अलग इंटेंसिटी पे मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। करंट यहाँ पे 0 है, तो कैन यू अंडरस्टैंड ये जो वैल्यू हुई ये कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू हुई। नेगेटिव पोटेंशियल है ना, इतने पोटेंशियल पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पे आएगा ही नहीं। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है जिससे हमको रोकना है इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे आना। अब यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे जो प्लेट है डिटेक्टर की प्लेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन जिस समय सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डिटेक्टर की प्लेट पे, उस समय आपको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उस समय करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा और उस कांस्टेंट करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। ये 3 ग्राफ अलग अलग इंटेंसिटी पे ड्रॉ किए हैं, जो ये बता रहा है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट में, उतनी ज़्यादा करंट की और सैचुरेशन करंट दोनों की वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे I3 is highest, therefore the magnitude of saturation current is highest. Why? Because more number of photons are falling on the metal surface, ejecting more number of photoelectrons, and when all these electrons will reach to the detector plate, maximum quantity of current is going to be observed. तो इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थियरी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, राइट? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।